जय भारत डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, है ना। हमने ये देख लिया बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स क्या होती है, ठीक है। थर्मल और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था बच्चों ज़ीरक्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फाइनली बच्चों हमने देखा था हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, इन तीनों के बीच में बच्चों बेसिक डिफरेंसेस क्या है ना, वो सब चीजें हमने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है, जैसे कोई एक सिस्टम है, यहाँ पे इस तरीके से सिस्टम ड्रॉ कर देते हैं। मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है। ऐसा समझिए बच्चों, ये कंटेनर है, उसके अंदर गैस या ऐसी कुछ चीज है, ये कोई एक सिस्टम है। इस सिस्टम को हम बाहर से कुछ ना कुछ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं डेल्टा क्यू से। तो इस सिस्टम को अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं सिस्टम हमें कुछ ना कुछ वर्क प्रोवाइड करके दे रहा है ना। तो उसको हम डिनोट कर देते हैं यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू से, ठीक है। तो इस हीट की वजह से बच्चों सिस्टम कुछ ना कुछ वर्क प्रोवाइड कर रहा है, वो है यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू। और इस हीट की वजह से यहाँ पे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में भी थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, उसको हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं डेल्टा यू से, ठीक है। बच्चों देखिए सिचुएशन क्या बना, बाहर से हमने डेल्टा क्यू हीट प्रोवाइड किया, तो डेल्टा क्यू हीट की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में थोड़ा बहुत चेंज आया, और सिस्टम हमें कुछ ना कुछ वर्क प्रोवाइड करके दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये क्या कहता है, हम जो बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो डेल्टा क्यू, तो ये डेल्टा क्यू बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज डेल्टा यू, प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। बच्चों देखिए, ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है ना। जो हीट हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, एनर्जी कंजर्व रहना चाहिए, हीट बच्चों एनर्जी का ही फॉर्म है। तो बाहर से बच्चों हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वही बच्चों सेम एनर्जी हमें मिलना चाहिए, तो वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये यहाँ पे हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, वो बच्चों क्या करती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसमें से थोड़ा बहुत पार्ट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देता है, और थोड़ा बहुत पार्ट बच्चों हमें यूजफुल कुछ ना कुछ वर्क प्रोवाइड करके दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम के लिए भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो बच्चों देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए एक स्पेशल केस देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब बच्चों यहाँ पे अगर कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम के लिए हम प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं, तो उस केस में बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वहां पे किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा, वो हम देखने जा रहे हैं। तो बच्चों जैसे हमने अभी अभी देखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक इक्वेशन क्या है, जैसे सिस्टम को हम कुछ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं डेल्टा क्यू, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज डेल्टा यू, प्लस जो वर्क हो रहा है, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो जैसे कि बच्चों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक सिस्टम है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये सिलेंडर हो गया, है ना, ये सिलेंडर हो गया, और ये बच्चों यहाँ पे पिस्टन, ये बच्चों पिस्टन है, इसके बीच में गैस है, ये गैस जो है हमारे लिए बच्चों यहाँ पे सिस्टम है ना, ये गैस जो है बच्चों यहाँ पे सिस्टम है। अब यहाँ पे गैस क्या हो रहा है बच्चों, गैस जो है वो कंप्रेस हो रहा है, गैस क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है। तो कंप्रेस होने की वजह से बच्चों ये जो पिस्टन है ना, पिस्टन नीचे के डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ऐसे समझिए बच्चों, गैस का यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होगा तो बच्चों यहाँ पे क्या है, पिस्टन जो है वो नीचे मूव होता जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों पिस्टन मूव हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चों हमें कुछ ना कुछ यूजफुल वर्क मिलेगा पिस्टन के थ्रू, ठीक है। तो ये वर्क कैसे निकालेंगे, देखिए हम वर्क बच्चों कैसे निकालते हैं, वर्क इज इक्वल टू क्या हम लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों देखिए यहाँ पे पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, क्या डेल्टा dx जितना, है ना, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, dx जितना, तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। अब फोर्स इज इक्वल टू बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। यहाँ पे हमारे पास फोर्स चाहिए, तो हमें प्रेशर दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, प्रेशर इनटू एरिया, और ये dx बच्चों क्या है, डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए प्रेशर तो कांस्टेंट है, हमने ये मान लिया है कि भाई यहाँ पे इस सिस्टम में जितना भी ये dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं dx है, तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बच्चों ये a इंटू dx, ये बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। बच्चों देखिए जैसे वॉल्यूम सिलिंड्रिकल, बच्चों सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में उसका वॉल्यूम हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम v इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, है ना। अब यहाँ पे बच्चों देखिए हम अगर यहाँ पे लेंथ की जगह हम चेंज इन लेंथ लिख दें, a इंटू dl लिख देंगे ना, ये क्या है बच्चों, चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। बच्चों सेम सिचुएशन यहाँ पे है, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, यहाँ पे ये बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया a और चेंज इन लेंथ कितना है, ठीक है, पिस्टन कितना मूव हुआ, dx जितना, तो ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना बच्चों, इतना, चेंज इन वॉल्यूम कितना, ये इनिशियल पोजीशन और ये जो फाइनल पोजीशन है पिस्टन की, इन दोनों के बीच में बच्चों ये जो वॉल्यूम कवर हो रहा है ना, ये बच्चों क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो a इंटू डी एक्स क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ या फिर डिस्प्लेसमेंट का है, तो ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा W इज इक्वल टू P डेल्टा V। अब बच्चों इसको हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दे, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। बच्चों डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा U प्लस P, चेंज इन वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम V2 माइनस इनिशियल वॉल्यूम V1, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पे, ठीक है, सॉरी कौन सा केस हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन से केस में, जब आपके सिस्टम के लिए यहाँ पे अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तो उस केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड कैलोरी, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे अगर आप बुक में देखेंगे तो इससे पहले आपको टॉपिक दिया गया है सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, जो बच्चों हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में, है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बच्चों हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीजें बच्चों हम प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो इसीलिए बच्चों हम यहाँ पे इसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या देखने जा रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के केस में बच्चों स्पेसिफिक हीट का बिहेवियर कैसे होता है वो, और बच्चों यहाँ पे हम कैलोरी को डिफाइन करेंगे, भाई कैलोरी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए कैलोरी का डेफिनेशन देखने से पहले जो सिंपल सी चीजें हमें मालूम है, जैसे बच्चों वाटर का स्पेसिफिक हीट है वो हम कितना लिखते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर S इज इक्वल टू, ये बच्चों वैल्यू होता है 4186 जूल पर केजी, केल्विन में भी लिख सकते हैं केजी केल्विन या फिर केजी डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हैं, दोनों केस में वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू स्पेसिफिक हीट का जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर ये सेम वैल्यू बच्चों, ये सेम वैल्यू हम लिख दें कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, ये सेम अमाउंट ऑफ हीट बच्चों हम किस में लिख दें, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में लिख दें, तो बच्चों ये स्पेसिफिक हीट का जो अमाउंट है वो बच्चों 1 कैलोरी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बच्चों ये जो वैल्यू होती है ना, ये बच्चों किसके बराबर हो जाएगी, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों देखिए इसको आप फिर से इस यूनिट में कन्वर्ट करके देखिए 4186 मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे ये कैलोरी है ना, ये 1 कैलोरी है, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करिए, तो हमें मालूम है 1 कैलोरी के बराबर बच्चों कितना होता है जूल में, ये होता है 4.184 या फिर 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4.186 लिख देते हैं 1 जूल। तो अगर यहाँ पे ये 1 कैलोरी है, इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहे तो ये हो जाएगा 4.186 जूल, ठीक है, ये जूल में कन्वर्ट हो गया। अब नीचे बच्चों यहाँ पे ग्राम में है, यहाँ पे केजी में है, तो केजी में कन्वर्ट करना चाहे, ग्राम बच्चों देखिए डिनोमिनेटर में है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁻³ आ जाएगा, तो ये इसका बच्चों फाइनल यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केजी केल्विन, सॉरी केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ये 10⁻³ नीचे है, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+3, तो बच्चों फाइनल अमाउंट तो वही मिलेगा 4186
जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो स्पेसिफिक हीट का अमाउंट 4186 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड में इतना है, वो बच्चों सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर हम कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में लिखने जाएंगे तो ये 1, ठीक है, ये बच्चों 1 कैलोरी के बराबर होता है। और इसे यही बच्चों यहाँ पे कैलोरी का डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ देखिए, 1 कैलोरी वॉज अर्लियर डिफाइंड टू बी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। आप देख सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे S इज इक्वल टू हमें क्या मिला देखिए 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लिखा हुआ है देखिए, 1 calorie was earlier defined to be amount of heat required to raise the temperature of 1 gram पर ग्राम है, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड देखिए पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए बच्चों जो हीट रिक्वायर्ड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 कैलोरी के बराबर, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पे कैलोरी का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए वाटर के केस में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम देखेंगे, तो ये है वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है ना, उसका वैल्यू बच्चों वहां पे चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। वाटर के स्पेसिफिक हीट का वैल्यू बच्चों कैसा है, आप ग्राफ पे से देख सकते हैं। ग्राफ पे से जैसे हम देख पा रहे हैं, इस वर्टिकल एक्सिस पे बच्चों देखिए स्पेसिफिक हीट है, यूनिट कौन सा है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर के साथ बच्चों इस ग्राफ को देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वैसे वैसे बच्चों स्पेसिफिक हीट का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। बट हम स्टैंडर्ड वैल्यू बच्चों वाटर के केस में कितना मानते हैं, उसका स्पेसिफिक हीट 4186 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड ये मानते आए हैं। तो यहाँ पे बच्चों इसके बराबर जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर अगर हम लिखना चाहें इसमें कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड में, तो ये किसके बराबर है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों देखिए यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे ये वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ कहीं पे है ना, यहाँ कहीं पे है। तो यहाँ कहीं पे बच्चों अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम टेम्परेचर देखेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर देखेंगे, तो ये टेम्परेचर बच्चों हमें मिलता है नियरली 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर, ठीक है। अब बच्चों हमने पहले जो डेफिनेशन कैलोरी को डिफाइन किया था उसमें हमने सिर्फ ये बोल दिया था भाई 1 ग्राम सब्सटेंस है वाटर का, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करना है, तो उस केस में बच्चों जो हीट रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, 1 कैलोरी। बट बच्चों ये जो वैल्यू है वो हमें स्पेसिफिक अगर हम देखेंगे ना तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बच्चों दूसरा कोई वैल्यू ले लूं, जैसे कि बच्चों ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 100 डिग्री के आसपास देखिए इसका स्पेसिफिक हीट का वैल्यू चेंज हो जा रहा है। हमें कितना बताना है, स्पेसिफिक हीट का वैल्यू इतना, मतलब अगर कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में लिखेंगे इतना, तो ये बच्चों इतना वैल्यू कितने टेम्परेचर के आसपास है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसलिए बच्चों कैलोरी के डेफिनेशन को फिर से मॉडिफाई किया गया था, है ना, हमें प्रिसाइज डेफिनेशन चाहिए। तो इसीलिए बच्चों देखिए 1 कैलोरी को मॉडिफाई करके क्या बोला गया, 1 कैलोरी, यहाँ पे देखिए 1 कैलोरी इज डिफाइंड टू बी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज दी 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने क्या किया, 15 से हाफ डिग्री बच्चों कम ले लिया और 15 से हाफ डिग्री ज्यादा ले लिया, तो यहाँ पे ये 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। अगर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो डेल्टा टी कितना आ रहा है, क्या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का अमाउंट कितना है, क्या 1 ग्राम, तो 1 ग्राम वाटर उसका 1 डिग्री टेम्परेचर किसके आसपास, 15 के आसपास, 15 के आसपास लेकिन अगर लेंगे ना टेम्परेचर, तो ही बच्चों देखिए हमें स्पेसिफिक हीट का वैल्यू इतना मिल रहा है जो हमें चाहिए, है ना, जो बच्चों इसके बराबर एक्चुअल में होता है। तो बच्चों 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 1 ग्राम ऑफ वाटर का, तो उसके लिए हमें जो हीट देना पड़ा होगा वो बच्चों हो जाएगा 1 कैलोरी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों कैलोरी का डेफिनेशन को थोड़ा सा वहां पे प्रिसाइज बनाया गया, है ना। तो ये हो गया बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, कैसे चेंज होता है टेम्परेचर, और कैलोरी बच्चों हम किसे कहते हैं। तो ये बच्चों ये वाला डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स। तो बच्चों देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक हीट्स कौन कौन सी हैं, तो एक तो है बच्चों यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको यहाँ पे हम CV से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरा है बच्चों यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर।
तो बच्चों इन दोनों के बीच का हमें रिलेशन देखना है आइडियल गैस के केस में, है ना। आइडियल गैस के केस में Cp और Cv ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड है वो देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम एक सिस्टम ले लेते हैं, सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है, सिस्टम के अंदर बच्चों आइडियल गैस है, और ये आइडियल गैस का बच्चों अगर हम अमाउंट लें मोल में तो वो 1 मोल है ना। हम ऐसा ले रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं सिस्टम जो ले रहे हैं आइडियल गैस का, तो उसमें आइडियल गैस बच्चों कितना है 1 मोल जितना, ठीक है। अब इस सिस्टम को हम कुछ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं डेल्टा क्यू जितना, है ना। इस सिस्टम को हमने डेल्टा क्यू जितना हीट प्रोवाइड किया, तो डेल्टा क्यू हीट की वजह से बच्चों सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज होगा, वो मान लेते हैं डेल्टा यू है, ठीक है। सिस्टम वहां पे कुछ ना कुछ वर्क प्रोवाइड कर रहा है, वो मान लेते हैं डेल्टा डब्ल्यू है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों इक्वेशन क्या बनेगा, क्या डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब बच्चों डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्या पी डेल्टा वी। ये बच्चों जस्ट अभी अभी हम देख चुके हैं ना, डिराइव कर चुके हैं, तो डेल्टा डब्ल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, लिख देते हैं पी डेल्टा वी। तो ये बच्चों हमें एक जनरल एक्सप्रेशन मिला किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब बच्चों हमने ये जो आइडियल गैस का सिस्टम लिया है, इसके लिए एक हम स्पेशल केस ले लेते हैं, केस 1। केस 1 हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट। तो बच्चों अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के कुछ ना कुछ हीट डेल्टा क्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में बच्चों ये इक्वेशन 1 किस तरीके से मॉडिफाई होगा, देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट तो बच्चों चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा ना, तो डेल्टा वी 0, अगर इस इक्वेशन में डेल्टा वी 0 पुट करें यहाँ पे, तो ये बच्चों टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये टर्म निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस केस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए इक्वेशन 1 अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। इसका मतलब है जो भी बच्चों हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, वो पूरा का पूरा हीट उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है ना। तो ये बच्चों चीज यहां तक हो गई। अब बच्चों अगर हम स्पेसिफिक हीट लिखना चाहें, बच्चों स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक हीट क्या होता था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक हीट C इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मान लेते हैं डेल्टा क्यू, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट टेम्परेचर राइज, है ना। पर यूनिट मोल और पर टेम्परेचर राइज है, इसलिए हमने इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, और ये जो टर्म है बच्चों इसके लिए भी हम ऐसा लिख देते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सबस्क्रिप्ट में वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल कितना लिया है गैस का, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, देखिए हमने शुरुआत में ही लिखा है n इज इक्वल टू 1, तो Cv इज इक्वल टू, यहाँ से Cv इज इक्वल टू n का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा Q बाई डेल्टा T, है ना। V वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों देखिए डेल्टा Q के बराबर क्या है, क्या डेल्टा U है, अमाउंट ऑफ हीट के बराबर बच्चों क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जा रहा है, तो इस डेल्टा Q को हम रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा U डिवाइडेड बाय डेल्टा T, है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमें एक छोटा सा कंसेप्ट समझना होगा, ठीक है। जैसे कि बच्चों हम ये लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर हम आइडियल गैस के केस में हम इंटरनल एनर्जी U लिख रहे हैं, तो वो बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता था। मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती थी इनके बराबर ही होता था, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों आइडियल गैस के केस में बच्चों पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। तो आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो ये टर्म बच्चों हम निकाल देंगे, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी बच्चों किसका फंक्शन था, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी बच्चों किसका फंक्शन था, याद करिए लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, ये बच्चों फंक्शन था सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का, है ना। ये फंक्शन था सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो बच्चों आइडियल गैस के केस में उसका काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो यहां से बच्चों U
इंटरनल एनर्जी यू भी किसका फंक्शन हो गया, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का। इसका मतलब क्या होगा, यू जो है, यू बच्चों ओनली एंड ओनली टी पे डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन टी, डिपेंड्स ऑन टी ओनली, टेम्परेचर ओनली। ठीक है, इंटरनल एनर्जी यू सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है बच्चों, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर चेंज होगा तो ही इंटरनल एनर्जी यू चेंज होगी, है ना, आइडियल गैस के केस में। तो यहाँ पे बच्चों सिचुएशन क्या बनेगी, अगर हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं या फिर प्रेशर चेंज कर रहे हैं, तो इन दोनों की वजह से इंटरनल एनर्जी यू में बच्चों कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना, इंटरनल एनर्जी यू में कोई भी चेंज नहीं होगा आइडियल गैस के केस में। अगर उसका हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं या फिर प्रेशर चेंज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ही उसकी इंटरनल एनर्जी यू चेंज होगी। ठीक है, तो ये बच्चों अगर हम फिर से यहाँ पे इस इक्वेशन पे आते हैं जहां पे हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो यहाँ पे बच्चों देखिए क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू है, यहाँ पे क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब बच्चों देखिए वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखें या फिर ना रखें, अगर मैं यहाँ पे इनको निकाल के, अब बच्चों देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हम ना रखें उस केस में भी बच्चों ये डेल्टा यू का वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम पे डेल्टा यू डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसीलिए बच्चों ये वॉल्यूम जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ना, इसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो CV इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, बाकी सब चीजों को बच्चों निकाल देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, V को सबस्क्रिप्ट से निकाल दिया, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम पे उसका डिपेंडेंसी है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो गया एक्सप्रेशन नंबर, ये 1 दिया हुआ है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, केस नंबर 2। हमने अभी क्या लिया था, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे केस 2, केस 2। अब बच्चों हम क्या ले लेते हैं, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो उस केस में बच्चों देखिए ये जो इक्वेशन 1 था वो तो एज इट इज ही रहेगा। अगर ये इक्वेशन 1 जो है इस सिस्टम के लिए वो तो एज इट इज ही रहेगा, तो यहाँ पे उसको लिख देते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, है ना, प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम लिखना चाहते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू, ये क्या होता है बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू पर यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस एन पर यूनिट टेम्परेचर राइज। अब बच्चों एन नंबर ऑफ मोल 1 है तो इसको निकाल देते हैं हम। अब बच्चों यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कांस्टेंट, तो इसको हम Cp लिख देते हैं। और ये टर्म के लिए बच्चों यहाँ पे क्या है, क्या प्रेशर हमें कांस्टेंट रखना है। अब डेल्टा क्यू के बराबर देखिए क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, क्या डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना। इस पूरे टर्म के लिए बच्चों यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस हम कांस्टेंट प्रेशर पे देख रहे हैं। तो बच्चों अगर डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर दे, सेपरेट कर दे, तो ये डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, प्लस इसी तरीके से बच्चों ये पी, बच्चों हमने क्या क्या इन दोनों को अलग लिख लिया और इसी तरीके से इन दोनों को अलग लिख लेंगे, है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम के अलग कर सकते हैं हम। तो ये पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना, पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और यहाँ पे भी बच्चों क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। अब बच्चों देखिए फिर से यहाँ पे ये टर्म कौन सा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब बच्चों देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर को हम यहाँ पे चेंज भी करेंगे तो भी बच्चों डेल्टा यू में कोई चेंज नहीं आएगा। हमने अभी अभी देखा यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, यू बच्चों सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है या फिर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, इन दोनों से बच्चों कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए बच्चों हम यहाँ पे क्या है, इनको ओमिट कर देते हैं, ये सबस्क्रिप्ट में जो हम लिख रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट उसको ओमिट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, ठीक है, प्लस पी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, है ना, पी प्रेशर कांस्टेंट, तो ये हो गया Cp, ठीक है, ये हो गया Cp। अब बच्चों देखिए डेल्टा यू बाय डेल्टा टी के बराबर क्या है,
इसके बराबर अगर हम देखेंगे, इसके बराबर अगर हम देख रहे हैं तो देखिए इक्वेशन नंबर 2, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, इसके बराबर बच्चों क्या है, क्या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको बच्चों रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस किससे कर देंगे, सीवी से। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं ऊपर, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, प्रेशर कांस्टेंट है ना। इस बच्चों सीवी को इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, है ना, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 3, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों देखिए, हम एक आइडियल गैस के लिए, हमने जो आइडियल गैस लिया है, आइडियल गैस के लिए बच्चों हमें कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन मालूम है। अगर हम लिखें भाई P1 V1 तो ये बच्चों हो जाएगा NR T1 के बराबर, N है बच्चों नंबर ऑफ मोल। इसी तरीके से बच्चों इसी गैस के लिए P2 V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR T2 हो जाएगा, है ना। अब बच्चों देखिए, हमने जो सिस्टम लिया है उसमें N इज इक्वल टू क्या 1 लिया है, नंबर ऑफ मोल। बच्चों ये नंबर ऑफ मोल N का वैल्यू 1 है, तो इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अब बच्चों अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लें, अगर इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 4 और इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 5, तो इक्वेशन नंबर 5 माइनस 4 कर रहा हूं तो ये क्या होगा। अब बच्चों देखिए, अगर हम यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट ले लें, P1 इज इक्वल टू RT1 लिखा, अगर इन दोनों में हम प्रेशर को कांस्टेंट ले लें तो ये बच्चों प्रेशर और ये प्रेशर चेंज नहीं होगा, है ना, कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं। तो PV1 इज इक्वल टू RT1 और PV2 इज इक्वल टू RT2। अब इक्वेशन नंबर 5 और 4 का अगर हम डिफरेंस ले लें तो ये हो जाएगा, दोनों में P बच्चों कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा P V2 माइनस V1 इज इक्वल टू R T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों P डेल्टा V इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों R डेल्टा T। अब इस डेल्टा T को बच्चों इस साइड ले आते हैं लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा P डेल्टा V बाई डेल्टा T इज इक्वल टू क्या R, है ना। तो हमें ये एक एक्सप्रेशन मिला, ठीक है, ये एक्सप्रेशन मिला। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, हमने क्या प्रेशर कांस्टेंट लिया तब ये हमें एक्सप्रेशन मिला है। यहाँ पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट लिया, उस केस में बच्चों ये इक्वेशन मिला। तो यहाँ पे बच्चों देखिए P डेल्टा V बाई डेल्टा T, ठीक है, यहाँ पे भी बच्चों देखिए इन दोनों को कंपेयर करिए, P डेल्टा V बाई डेल्टा T, है ना, और यहाँ पे भी देखिए P डेल्टा V बाई डेल्टा T, और यहाँ पे भी बच्चों हमने प्रेशर को कांस्टेंट लिया था, तो यहाँ पे P डेल्टा V बाई डेल्टा T इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, R से। अब बच्चों इस टर्म को देखिए और यहाँ पे इस टर्म को देखिए, दोनों टर्म को देखिए, क्या दोनों टर्म आपको सेम दिख रही है। तो बच्चों ये जो टर्म है इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, R से, है ना। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ पूरे के पूरे टर्म को किससे, R से। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों R। तो ये बच्चों हमारा फाइनल रिलेशन है। आइडियल गैस के केस में Cp और Cv इन दोनों का डिफरेंस बच्चों किसके बराबर होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो होता है R, इसके बराबर। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये बच्चों हमारा फाइनल रिलेशन है। ठीक है, आइडियल गैस के केस में बच्चों ये रिलेशन फॉलो होता है, तो ये आपको याद रखना है ना।